41 मरे हुए। पर मृतक कौन है? लुमियन घबरा गया और उसने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा। लेकिन बाहर जो उसने देखा वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। पहाड़ों, चारागाहों और पेड़ों के बजाय उसका स्वागत एक उजाड़ वीरान इलाके ने किया। आसमान में छाए हल्के सफेद बादलों ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था, जिससे हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उस वीरान इलाके में अजीबोगरीब आकृतियां घूम रही थीं। उनमें से अधिकतर ने सफेद सूती वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे हल्के नीले रंग के थे, आंखें खाली थीं और मुंह खुले हुए थे, जो देखने में बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहे थे। ल्यूमियन ने दहशत से देखा कि कुछ लोग पागलों की तरह जंगल के किनारे की ओर भाग रहे थे, जबकि अन्य दूसरी ओर से लड़खड़ाते हुए उनकी ओर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कभी रुकेंगे नहीं, मानो हमेशा के लिए लक्ष्यहीन भटकने के लिए अभिशप्त हों। जंगल के किनारे एक चट्टान के पास वह लंबे सींगों और मानवाकार शरीर वाले काले राक्षसों को देख सकता था, जो सफेद कपड़े पहने हुए लोगों को पकड़कर किनारे से नीचे फेंक रहे थे। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज उठी, सीधे लुमियन और औरोर के कानों में। घने जंगलों में घोड़ों के खुरों की आवाज गूंज रही थी। तभी काले कवच में लिपटा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सफेद घोड़े पर सवार होकर आया। घोड़ा इतना दुबला पतला था कि मानो उस पर सिर्फ हड्डियां और चमड़ी ही बची हो। सवार कभी धीरे चलता था तो कभी सर पर दौड़ता था, मानो भेड़ों को चरा रहा हो। लुमियन की दृष्टि तेज थी और वह दूर से ही सवार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। धातु की चमक से जगमगाते हेलमेट के अंदर गहरे लाल रंग की दो किरणें ज्वालाओं की तरह झिलमिला रही थीं। सवार की गर्दन पर एक भयानक घाव था जो नाभि तक फैला हुआ था, लगभग उसे दो हिस्सों में फाड़ रहा था और उसकी पीली सफेद आंतों को बाहर खींच रहा था। और किसी सबूत की जरूरत के बिना ही लुमियन जान गया कि वह कौन था, एक डेथ नाइट। यह एक ऐसा प्राणी था जो अक्सर एंटिसियन लोककथाओं में दिखाई देता था। अचानक जिस गाड़ी में वे सवार थे वह रुक गई। नारोका ने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। उसका पीला चेहरा, खाली आंखें और सुन्न भाव उन आकृतियों से मिलते जुलते लगने लगे थे जिन्हें लुमियन ने पहले सफेद लिनेन के कपड़े पहने देखा था। औरोर ने उसकी ओर मुड़कर गहरी आवाज में कहा, ये जगह मरे हुओं से भरी हुई है। तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना होगा। बोलते बोलते उसने एक सोने का ब्रोच निकाला और उसे अपने कपड़ों पर लगा लिया। औरोर ने अपने दूसरे हाथ से अपनी जेब से मुट्ठी भर भूरे काले रंग का पाउडर निकाला। ल्यूमियन ने गाड़ी चालक की ओर झुककर देखा और महसूस किया कि सेवेल नारोका की तरह हो गया था, पीला चेहरा और खाली आंखें, धीरे धीरे जंगल में और गहराई तक चलता हुआ मानो वह लंबे समय से मृत पड़ा हो। उसने जल्दी से औरोर से कहा, ग्रैंड सोवर, मैं पहले से ही एक बियॉन्डर हूँ। आप इन मरे हुओं से निपटिए। मैं गाड़ी चलाकर हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकाल लूंगा। वह जानता था कि वह मरे हुओं से लड़ नहीं सकता, इसलिए वह केवल एक अस्थायी गाड़ी चालक ही बन सकता था। लेकिन अगर डेथ नाइट प्रकट होता तो वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करता। और ल्यूमियन के अचानक हुए इस बदलाव से अचंभित रह गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने ल्यूमियन को याद दिलाया, घोड़ों की हालत देख लो। घोड़े मर गए हैं, उसने और को सूचना दी। अचानक मरे हुओं को जीवितों की आहट महसूस हुई और वे गाड़ी की ओर दौड़ पड़े, अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। XXX। औरोर ने एक ऐसा शब्द बोला जो ल्यूमियन को समझ में नहीं आया। जैसे ही औरोर ने वह शब्द बोला, उसके सामने लगा सुनहरा ब्रोच एक तेज लेकिन उत्तेजक न होने वाली सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। उसके बाएं हाथ में मौजूद धूसर काले रंग का पाउडर जलने लगा, जिससे पानी जैसी रोशनी की धारा निकली और चारों दिशाओं में फैल गई। जैसे ही मरे हुए प्राणी उस रोशनी के संपर्क में आए, वे चीखने लगे और उनके शरीरों से नीले रंग का धुआं उठने लगा। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन और भी अधिक मरे हुए लोग आगे बढ़े, गाड़ी के चारों ओर घेरा बनाकर गायब होते चले गए। लुमियन ईर्ष्या और गंभीरता से देख रहा था। काश वह मदद करने के लिए कुछ कर पाता। वह सीक्वेंस में आगे बढ़ने और अधिक क्षमताएं हासिल करने के लिए तरस रहा था। लेकिन औरोर के हाथ में मौजूद पाउडर लगभग खत्म होने वाला था, और मरे हुए लोग अभी भी आ रहे थे, जो पहले ही नष्ट हो चुके थे उन्हें अनदेखा करते हुए। लुमियन जानता था कि वे वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो भाग चलते हैं। उसकी बहन ने चाहे कितनी भी सामग्री तैयार कर ली हो, वह इतने सारे मरे हुए लोगों से निपट नहीं सकती थी। डेथ नाइट और राक्षसों जैसे दिखने वाले जीव अभी भी बाहर मौजूद थे। उनके पास जो भी संसाधन बचे थे
उनका उपयोग करके परमिता नामक जंगल से भाग निकलने का यही सबसे अच्छा मौका था। औरोर ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, मेरे पीछे आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी हथेली में मौजूद धूसर काला पाउडर हवा में गायब हो गया और सुनसान इलाका मरे हुए लोगों से घिर गया। औरोर ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और मुट्ठी भर और सामग्रियां उठाकर अपने सामने मौजूद सुनहरे ब्रोच से उन्हें प्रज्वलित कर दिया। सामग्रियां जलने लगीं और एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्पन्न हुई, जिसने पास आ रहे मरे हुओं को नष्ट कर दिया। उनकी दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठी, इससे पहले कि वे पूरी तरह से गायब हो गए। और गाड़ी से कूद गई और ल्यूमियन उसके पीछे पीछे तेजी से जंगल के निकटतम किनारे की ओर दौड़ने लगी। अचानक सुनहरी ज्वाला में से एक हाथ निकला और उसने लुमियन की बांह पकड़ ली। लुमियन की सहज प्रवृत्ति जागृत हुई और उसे आसन खतरे का आगाह हो गया। उसने अपनी बांह घुमाए और हाथ पर तेजी से प्रहार किया। ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ के एक ठोस टुकड़े पर मुक्का मारा हो। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जिससे वह एक पल के लिए स्थिर हो गया। जैसे ही लुमियन ने उस हाथ के मालिक को देखा, उसके दांत किटकिटाने लगे। यह एक और मृत आत्मा थी जो सफेद लिनेन के वस्त्र पहने हुए थी, लेकिन इसने अपने चेहरे पर सफेद कागज का मुखौटा लगा रखा था। सुनहरी रोशनी में वह आकृति धीरे धीरे विघटित हो गई। वह विचित्र मरे हुए प्राणी ने लुमियन की ओर छलांग लगाए, लेकिन इससे पहले कि वह उससे संपर्क कर पाता, शुद्ध पवित्र प्रकाश की एक किरण उस पर गिर पड़ी। नकाबपोश मरे हुए प्राणी ने अपनी जगह पर ही विराम लगा दिया। वह भयंकर रूप से जलने लगा और फिर काले धुएं में विलीन हो गया। चलते रहो, औरोर ने सुनहरे ब्रोच से अपना हाथ हटाते हुए और तेजी से आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। लुमियन ने ठंड को झटक दिया और अपनी बहन के पीछे चलने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। दोनों ने घने काले रंग के पाउडर और जादूगरों के मंत्रों का सहारा लेकर जंगल को पार किया। सुनहरी रोशनी ने सफेद लिनेन के वस्त्र पहने अनगिनत मरे हुओं को नष्ट कर दिया। दुर्भाग्यवश औरोर हर थैले को भरने के लिए केवल एक ही सामग्री पर निर्भर नहीं रह सकती थी। एक जादूगरनी होने के नाते उसे विभिन्न परिस्थितियों का अनुमान लगाना पड़ता था। कुछ ही देर में सूरजमुखी पाउडर से भरा थैला खाली हो गया और वे अभी भी जंगल के किनारे से सैकड़ों मीटर दूर थे। मरे हुओं का झुंड कभी खत्म न होने वाला प्रतीत हो रहा था। उन्हें और भी ज्यादा डराने वाली बात थी डेथ नाइट का आगमन। घोड़े पर सवार उस योद्धा ने अफरा तफरी को भांप लिया था और वह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। डॉट 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 सुनहरी रोशनी में औरोर के चेहरे के भाव कई बार बदले। वह धीमी हो गई, दांत भींचे और लुमियन से जल्दबाजी में बोली, जब मैं 3 चिल्लाऊं, तो जंगल के किनारे की ओर दौड़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। लुमियन ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन औरोर ने उसे बीच में ही रोक दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। अगर तुम यहीं रुकोगे, तो तुम मेरे शक्तिशाली जादू के इस्तेमाल में बाधा डालोगे और भागने की कोशिश करते समय हमें धीमा कर दोगे। बोलते बोलते औरोर ने अपने सीने से सोने का ब्रोच निकाला और उसे लुमियन को सौंपते हुए उसे निर्देश दिए। अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करें और इसे इस ब्रोच तक फैलाएं। दौड़ते समय इस शब्द को दोहराएं, XXX। ल्यूमियन को वह शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन उसने उसका उच्चारण याद कर लिया। जैसे ही उसने सोने का ब्रोच पकड़ा, उसने महसूस किया कि एक गर्म रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया, जिससे उसके बुरे विचार दूर हो गए और उसका तेज दिमाग शांत हो गया। सहज रूप से ब्रोच को धारण करते हुए लुमियन ने अपनी बहन के निर्देशों के अनुसार अपने विचारों को एकाग्र किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार किया। अपने हाथ में मौजूद धूसर काले रंग के पाउडर को कम होते देख औरोर ने एक और सामग्री निकाली और चिल्लाकर कहा, 1 2 3। अपनी बहन की गति धीमी होने से बचाने के लिए लुमियन जंगल के किनारे की ओर बेतहाशा दौड़ा और पूरी ताकत से वह शब्द चिल्लाया जो औरोर ने उसे दिया था। सुनहरे ब्रोच से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकल रही थी, जिससे लुमियन ऐसे जगमगा रहा था मानो उसकी छाती पर एक छोटा सा सूरज लटका हो। उसके रास्ते में आने वाले सभी मरे हुए प्राणी सहज रूप से उससे दूर हट रहे थे। धड़ 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 भागते हुए भी लुमियन अपनी बहन के लिए चिंतित था। उसने एक नजर पीछे मुड़कर औरोर पर डाली, जो काले धुएं के बादल से घिरी अपनी जगह पर खड़ी थी। उस गैस की ओर आकर्षित होकर मरे हुए लोग लुमियन को छोड़कर उसकी ओर झुंड बनाकर दौड़ पड़े। लुमियन मूर्ख नहीं था। जब उसने ये दृश्य देखा, तो वह समझ गया कि उसकी बहन ने झूठ बोला था जब उसने कहा था कि वह उसके पीछे आएगी।
और वह चिल्लाया, अचानक रुका और घूमकर अपनी बहन की ओर वापस भागा। और ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह रुक गया था। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? भागो। ल्यूमियन ने कुछ नहीं कहा और औरोर की ओर दौड़ पड़ा। उसके सामने से मरे हुए लोग हट गए और ब्रोच की सुनहरी रोशनी में उसके लिए रास्ता साफ हो गया। ये देखकर औरोर ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, कितना बेवकूफ है। फिर उसने एक और लोहे के काले रंग का पदार्थ निकाला और उसे लुमियन पर छिड़क दिया, जिससे एक अदृश्य शक्ति ने उसे जंगल के किनारे तक धकेल दिया। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हवा में था और उसके पास सहारा लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे मूर्ख भाई, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, औरोर ने उदास मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा, इससे पहले कि काली आभा उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले ले। वह अनगिनत आकृतियों और डेथ नाइट के सीधे संपर्क में आई थी। और लुमियन की आंखें भय से फटी रह गईं, उसकी त्वचा और आंखें रक्त वाहिकाओं के कारण लाल हो गईं। हालांकि उसे फिर भी वीरान इलाके के किनारे धकेल दिया गया था। लेकिन अचानक सभी मरे हुए लोग अपनी जगह पर रुक गए। दूर कहीं कुछ घटित हो रहा था। औरोर ने बदलाव को भांप लिया और चौंक कर ऊपर देखा। उसने एक खुली गाड़ी को गुजरते हुए देखा, जिसे घोड़े नहीं बल्कि बकरी के सींग वाले दो राक्षसी जीप खींच रहे थे। गाड़ी गहरे लाल रंग की थी, जो किसी शंख या झूले जैसी लग रही थी, और उसके अंदर मैडम पुआलिस जैसी दिखने वाली एक महिला फूलों का मुकुट और हरे रंग की पोशाक पहने बैठी थी। लेकिन मैडम पॉलिस के विपरीत वह बहुत ही गरिमापूर्ण थी। डेथ नाइट ने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया और अपने घोड़े को गाड़ी की ओर मोड़ दिया। सभी मरे हुए लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे और उस रथ के चारों ओर जमा हो गए जो जंगल के उस पार धुंधली पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहा था। 42 मैडम नाइट। लुमियन उस राक्षस द्वारा खींची जा रही गाड़ी और मरे हुओं की प्रतिक्रियाओं को देखकर दंग रह गया। वह संघर्ष करना भूल गया और अदृश्य हथेली के धक्के से 10 सेकंड से अधिक समय तक धकेला गया, फिर जाकर रुका। हालांकि गाड़ी दूर जा रही थी, फिर भी वह अपनी बाज जैसी तेज दृष्टि से महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके लंबे भूरे बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे और उसकी भूरी आंखें सुंदर और चमकीली थीं। उसकी बाहें हल्की थीं और उसने हरे रंग की पोशाक और फूलों से बना लॉरेल का मुकुट पहना हुआ था। उसका व्यक्तित्व सुरुचिपूर्ण और गरिमा में था। मैडम पुआलिस। लुमियन के मन में सबसे पहला विचार यही आया कि गाड़ी में बैठी महिला मैडम पुआलिस थी, प्रशासक की पत्नी और पादरी की प्रेमिका। हालांकि गौर से देखने पर उसने दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर देखा। न केवल उनकी आभा में बहुत बड़ा अंतर था, बल्कि उनके रूप रंग में भी एक अलग ही फर्क था। कार में बैठी महिला के चेहरे की बनावट अधिक सौम्य और परिपक्व थी। अगर लुमियन को तुलना करनी होती, तो वह कार में बैठी महिला को मैडम पुआलिस की 7 या 8 साल बड़ी बहन के रूप में वर्णित करता। इस समय वह महिला एक खुली गाड़ी में बैठी थी जिसे राक्षस खींच रहा था। अनगिनत मरे हुए लोगों और डेथ नाइट से घिरी हुई, वह दूर के जंगल की ओर ऐसे जा रही थी मानो किसी जादुई गश्त पर हो। औरोर ने अपनी निगाहें हटाईं और ल्यूमियन की ओर दौड़ पड़ी। दौड़ते हुए वह चिल्लाए, इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाओ। ल्यूमियन अपनी तंद्रा से बाहर आया और अपनी बहन के आने का इंतजार करने के बाद बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए पास के ही निर्जन जंगल के किनारे की ओर भाग गया। कुछ ही समय में उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी मायावी पर्दे या पानी की मोटी परत से गुजर चुके हों। उनके सामने का दृश्य बदल गया। जंगल बुलबुलों की तरह गायब हो गया। स्वच्छ नदी, दोनों किनारों पर नई घास और हरे भरे पेड़ सब एक साथ उनकी दृष्टि में आ गए। ल्यूमियन और औरोर के लिए यह दृश्य इतना परिचित था कि उन्हें निर्णय लेने के लिए इसकी पहचान करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अभी भी कोडू गांव के पास ही थे। ये वही जगह थी जहां अवालिजिया अपने हंसों की देखभाल किया करती थी। हम वापस आ गए हैं। लुमियन न तो हैरान था और न ही निराश। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा, क्योंकि उसे अपने संदेह की पुष्टि हो गई थी। औरोर हौंफते हुए बोली, चाहे मैडम पॉलिस ने जानबूझकर गलती की हो या नहीं, हम अब गांव वापस नहीं जा सकते। चलो डारिएट चलते हैं। लुमियन ने तुरंत सुझाव दिया। तो चलिए पास के चारागाह में चलते हैं। पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता खतरनाक है। हमारी क्षमताओं को देखते हुए हम सुरक्षित रहेंगे, लुमियन ने आगे कहा। ठीक है। और मुड़ी और दौड़ने लगी। मैडम पुआलिस से समय समय पर टट्टू उधार लेने के कारण वह कोडू के आसपास के पहाड़ी चारागाहों से परिचित थी।
लुमियन अपनी बहन के पीछे पीछे चल रहा था, जो अभी अभी हुई घटना से खुश भी था और भयभीत भी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैडम पॉलिस इतनी शक्तिशाली होंगी कि इतने सारे मरे हुए लोग, राक्षस और डेथ नाइट उनका पीछा कर रहे होंगे। बेशक ये मैडम पॉलिस नहीं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे वह दौड़ती गई, और की गति धीमी होती गई। उसकी सांसें तेज होती गईं और उसकी हौंफने की आवाजें और भी स्पष्ट होती गईं। क्या हुआ? लुमियन के पास अभी भी काफी ऊर्जा थी। शिकारी होने का यह एक फायदा था। और वो रुक गई और जोर जोर से हौंफने लगी। मैं बहुत थक गया हूँ। जादू करने में मेरी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई। लुमियन ने बिना किसी झिझक के कहा, तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। मैं अभी थका नहीं हूँ। वे बेहद मुश्किल हालात में थे और समय बहुत कम था। और ने सिर हिलाया, पीछे बैठे लुमियन के पास गई और उस पर झुक गई। लुमियन ने सबसे पहले अपने सामने रखा ब्रोच उतारा और अपनी बहन को लौटा दिया। फिर उसने अपना शरीर सीधा किया और दोबारा दौड़ने लगा। क्या ये कोई रहस्यमयी वस्तु है? लुमियन में अभी भी पूछने की ऊर्जा बची थी। और एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लगता है आपको काफी कुछ पता है। ये वाकई एक रहस्यमयी वस्तु है। मैं इसे अखंडता ब्रोच कहता हूँ। ये पवित्र सूर्य प्रकाश उत्पन्न कर सकता है या मुझे पदार्थों को प्रज्वलित करने में मदद कर सकता है ताकि मैं भूत प्रेतों से निपटने के लिए एक रहस्यमयी तकनीक का उपयोग कर सकूं। हालांकि इसे बहुत देर तक पहनने से लोग कट्टरपंथी हो जाएंगे। और जब तक आप इसे पहने रहेंगे, आपकी कुछ सोचने समझने की क्षमता कम होती जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध में अनैतिक तरीके अधिक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इससे आप सीमित हो जाते हैं। और थोड़ी देर रुकी और गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें बियॉन्ड की विशेषता कहाँ से मिली? जैसे जैसे लुमियन दौड़ता गया, वह रुक रुक कर जवाब देता रहा, क्या उस जादुई छड़ी वाले कार्ड ने मुझे सपने में जागते रहने की अनुमति नहीं दी? कौन सा वैन कार्ड? और उलझन में थी। ओह, ये तो पिछले चक्र की कोई चीज है। लुमियन ने अपने शब्दों को पुनर्व्यवस्थित किया। मैं और टैवन में था और वहां मेरी मुलाकात एक रहस्यमयी महिला से हुई। उसने मुझे एक वैन कार्ड दिया। उस कार्ड की मदद से मैं अपने सपने में सचेत रहा और एक अजीब जगह में प्रवेश किया। वहां मेरा सामना कुछ राक्षसों से हुआ और मुझे हंटर बियॉन्डर की विशेषता प्राप्त हुई। हंटर और इस अनुक्रम से परिचित थी जो आमतौर पर इंटिस में देखा जाता था। खुद से कुछ बुदबुदाते हुए वह अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? लुमियन अचंभित रह गया। और ने फिर पूछा, तो फिर आपको ये फॉर्मूला किसने दिया? उस रहस्यमयी महिला ने। हाँ, दौड़ते हुए लुमियन ने सिर हिलाया। और ने आह भरी और कहा, मेरे बेवकूफ भाई के अब अपने ही राज हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती कि तुमने जो कहा वह सच है या नहीं। मैं बस इसे सच मान लूंगी। लुमियन अपनी बहन को निराश होते हुए नहीं देख सका, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। क्या गाड़ी में मैडम पॉलिस थी? वे दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वे एक ही नहीं हैं। और ने खुद का खंडन करते हुए कहा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, चूंकि तुम पहले से ही बियॉन्ड हो, तो मैं तुम्हें सीधे बता दूंगी। मेरे साथियों, मतलब मेरे पत्र मित्रों ने एक बार कुछ कहा था। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में लोएन के दक्षिणी भागों, इंटिस के दक्षिणी भागों और फेना पॉटर साम्राज्य में अभी जैसी ही कई विचित्र घटनाएं घटी हैं। महिलाएं राक्षसों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों पर सवार होकर जंगल में गश्त करती हैं और उनके पीछे मरे हुए लोगों की भीड़ चलती है। कुछ बियॉन्डर्स, जिन्होंने संबंधित रहस्यमयी कलाओं में महारत हासिल कर ली है, अपनी आत्माओं को अपने शरीर से बाहर निकालकर कुछ समय के लिए गाड़ी का अनुसरण करते हैं ताकि वे कुछ अद्भुत अनुभव कर सकें और रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त कर सकें। मेरे साथियों में से एक को बियॉन्डर्स की एक नोटबुक मिली। उसमें लिखा था कि उस महिला का नाम मैडम नाइट है। नोटबुक के मालिक ने एक रथ का पीछा करते हुए अपने अनुभव से एक गुप्त औषधि बनाने की विधि प्राप्त की थी, जिससे एक बच्चे के शव से अदृश्यता का पेय बनाया जा सकता है। जांच के अनुसार अलग अलग जगहों पर महिलाओं में समान घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ये घटनाएं रात में होती हैं। डॉट 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 लुमियन ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अब तो दिन का समय है। क्या कौडू गांव में हुई इस असामान्य घटना से कोई बदलाव आया होगा? इसीलिए मुझे पक्का यकीन नहीं है। और ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, शायद नारोका को परमिता भेजना ही फर्क लाया हो।
शायद वही वीरान इलाका परमिता है, जहां मैडम नाइट्स दिन में गश्त करती हैं और रात में इंसानी दुनिया में प्रकट होती हैं। हाँ, और साथ ही ये तथ्य कि वह महिला पॉलिस से मिलती जुलती है, तो मेरा झुकाव पहले वाले अनुमान की ओर ज्यादा है। लुमियन को रहस्यवाद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि उसकी बहन का संदेह सही था। वह कुछ दूर तक चुपचाप दौड़ता रहा, फिर अंत में पूछा, आपने मुझे बचाने के लिए खुद को क्यों कुर्बान कर दिया? काश आप थोड़े और स्वार्थी होते। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, औरों ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें छोड़कर अकेले भाग जाने के बारे में सोचा था। फिर, जब मैं ताकतवर हो जाऊंगी, तो तुम्हारा बदला लूंगी। लेकिन, गहन विचार विमर्श के बाद, मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैं तुम्हें इंटीग्रिटी ब्रोच दे दूं और तुम्हें उसका इस्तेमाल करना सिखा दूं, तुम मुझे ज्यादातर मरे हुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद नहीं कर पाओगे, जिससे मुझे भागने का मौका मिल सके। ये काम सिर्फ मेरे जैसा जादूगर ही कर सकता है। ये दो विकल्पों में से एक था, या तो हम दोनों एक साथ मर जाएं या कम से कम तुम जी सको। मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या विकल्प चुना, है ना? ऐसा चुनाव करना उतना आसान नहीं है जितना आप बता रहे हैं। लुमियन इसे तर्कसंगत रूप से तो स्वीकार कर सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं। उसने उदास स्वर में कहा, हम साथ ही मर जाएं तो बेहतर होगा। तुम मर नहीं सकते। अगर तुम चले गए तो मुझे कौन वापस लाएगा? रहस्यवाद की दुनिया में सब कुछ संभव है, और ने अपने भाई को उपदेश देते हुए कहा। इसीलिए मैंने ये सारी भावुक बातें कही थी, ताकि तुम्हें याद रहे कि मुझे वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। ये सच है। लुमियन धीरे धीरे अपनी बहन के फैसले से सहमत हो गया। डॉट 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 कुछ देर दौड़ने के बाद उन्हें पास ही एक पहाड़ी चारागाह दिखाई दिया। और को उठाए हुए लुमियन स्पष्ट रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वह आराम करने के लिए नहीं रुका। उसने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और हरी घास से ढकी पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। यहाँ कई पशु बाड़े और झोपड़ियां थीं। बाड़े चट्टानों और पेड़ों की शाखाओं से घिरे हुए थे। जमीन ठोस मिट्टी और गोबर से ढकी हुई थी। एक छोर पर एक लंबा और संकरा निकास था जिससे एक बार में केवल एक भेड़ ही निकल सकती थी। झोपड़ी एक आदिम तंबू जैसी थी। पहले पत्थरों से एक गोलाकार नीची दीवार बनाई गई थी, जिसमें एक दरवाजा और धुआं निकलने के लिए एक छेद छोड़ा गया था। फिर, नीची दीवारों के सहारे जालीदार ढांचे बनाए गए थे। जालीदार ढांचे का निचला आधा हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था, और ऊपरी सिरे पर लकड़ी का ढांचा टिका हुआ था। लकड़ी के ढांचे पर घास और मिट्टी की छत थी। ये वह स्थान था जहां चरवाहे रहते थे। यहाँ का वातावरण बहुत कठिन था। ल्यूमियन ने अब औरोर को अपनी गोद में नहीं उठाया और उसे पहाड़ी के दूसरी ओर ले गई। खतरनाक रास्ता नीचे छिपा हुआ था। चट्टान से 7 से 8 मीटर नीचे कूदने वाले रास्ते को देखकर औरोर ने लुमियन से कहा, हालांकि तुम अभी इस पर चढ़ सकते हो, लेकिन समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी। ठीक है। लुमियन ये देखना चाहता था कि अगर वह कॉडू छोड़ दे तो किस तरह के बदलाव होंगे। औरोर ने एक हाथ से लुमियन की बांह पकड़ी और दूसरे हाथ से चांदी की धूल छिड़की। वे दोनों एक ही समय पर ऊपर उठे और धीरे धीरे चट्टान से नीचे की ओर उड़ने लगे। हवा में ही लुमियन को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे जोर से मारा हो। औरोर की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। लुमियन की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे सब कुछ चकनाचूर हो गया हो। अल्पविराम। ल्यूमियन अचानक जाग उठा और उसने मेज, कुर्सी, किताबों की अलमारी और वार्डरोब के परिचित दृश्य देखे। फिर वही पुरानी स्थिति। वह सोच विचार करते हुए बिस्तर से उठा और नीचे चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने औरोर को हल्के नीले रंग की पोशाक में रात का खाना बनाते हुए पाया। औरोर, आज क्या तारीख है? लुमियन ने पूछा। औरोर ने उसे घूर कर देखा। मुझे ग्रैंड सोआ कहो। क्या तुम अभी तक पूरी तरह से जागे नहीं हो? आज 29 तारीख है। 43 फ्रैंक। जैसा कि उम्मीद थी, वही चक्र दोहराया गया। औरोर का जवाब सुनकर लुमियन को आश्चर्य नहीं हुआ। ये तीसरा चक्र था जो उसे याद था। अपने अनुभव और उस रहस्यमयी महिला के संकेतों के आधार पर वह एक प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचा। इस चक्र की समय सीमा 12वीं रात तक है। इस लूप का भौगोलिक दायरा कॉडू गांव और उसके आसपास का क्षेत्र है। इस प्रक्रिया में शामिल पात्रों को पादरी की हत्या करने से प्रतिबंधित किया गया है। ये लूप के 3 मुख्य बिंदु हैं। ये सोचते हुए लुमियन ने औरोर की ओर देखा और विचारपूर्वक पूछा,
ग्रैंड सोअर, अगर आप टाइम लूप के बारे में एक उपन्यास लिखती, तो आप इसे खत्म करने की कुंजी कहाँ रखती? ऑरोर ने उलझन में ल्यूमियन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुमने अचानक ऐसा सवाल पूछ लिया और मुझे विनम्रता से ग्रैंड सोअर भी कहा। क्या तुमने दूसरों को धोखा देने के लिए कोई नई कहानी गढ़ी है? मुझे लगता है ऐसा ही है, ल्यूमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया। ऑरोर ने माथे पर शिकन डाली और कुछ देर सोचने के बाद बोली, एक उपन्यासकार के नजरिए से, या यूं कहें कि सामान्य तर्क के नजरिए से, चक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निश्चित रूप से अंतिम दृश्य होता है, क्योंकि यह इस चक्र का अंत भी है और अगले चक्र की शुरुआत भी। ये वह बटन है जो अंत और शुरुआत को जोड़ता है। इसके बिना समय के प्रवाह को सीधी रेखा से बंद वृत्त में बदलना असंभव है। जरा सोचिए, चक्र उल्टा चलता है, इसलिए हमेशा एक पहली बार होगा। समय को फिर से शुरू करने के लिए आखिरी क्षण में कुछ जरूर हुआ होगा। 12वीं रात। ल्यूमियन अपनी बहन के 12वीं रात के अनुमान से सहमत था। उसने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चक्र का पहला दिन क्यों नहीं हो सकता? क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि चक्र इसी क्षण क्यों शुरू होता है? औरों ने हंसते हुए कहा, कुछ लोगों को अस्थायी रूप से धोखा देने के लिए छोटी कहानी बनाना आपकी खासियत है, लेकिन जब इसमें इस तरह की सामग्री शामिल होती है जिसके लिए सख्त तर्क और समृद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो आप इसके काबिल नहीं हैं। इस चक्र का पहला दिन शायद उस शक्ति या ऊर्जा के कारण है जो चक्र को संचालित करती है। अंतिम दिन से आगे बढ़ने पर ये दिन फिर से आ जाएगा। यही कारण है कि एक चक्र शायद पूरी दुनिया को नहीं, बल्कि किसी सीमित क्षेत्र को ही कवर करता है। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा करना नहीं चाहता, बल्कि वह ऐसा करने में असमर्थ है। लुमियन ने वास्तव में इस संभावना पर विचार किया था। उसे बस उम्मीद थी कि उसकी ज्ञानी बहन कोई अलग जवाब देगी। औरों ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर यह चक्र पूरी तरह से बंद नहीं है, जहां इसके अंदर और बाहर के लोगों के बीच अभी भी संपर्क होता है, उदाहरण के लिए, अंदर जानकारी का आदान प्रदान हो सकता है और बाहर के लोग प्रवेश कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते, तो चक्र का पहला दिन उस दिन से शुरू हो सकता है जिस दिन बाहरी लोग प्रवेश करते हैं, ताकि जब चक्र दोहराया जाए तो उनकी कोई स्थिति न हो। बेशक, यह बाहरी लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए भी बाध्य कर सकता है जो वे बाद में मूल रूप से घटनाहीन पहले दिन करेंगे। इसी तरह की कहानियां गढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सुनकर लुमियन की आंखें चमक उठी। वह अपनी बहन की जोर जोर से प्रशंसा करना चाहता था। अगर ऐसा होता, तो 12वीं रात शायद 10वीं या 9वीं रात में बदल चुकी होती। बेशक, ये भी संभव है कि मूल रूप से ये 13वीं रात रही हो जो बाहरी लोगों के दखल के कारण 12वीं रात में बदल गई हो। ये सभी संभावनाएं थी जिनकी पुष्टि लुमियन को स्वयं करनी थी। वह अपनी बहन के अनुमान से पूरी तरह सहमत था। उसका मानना था कि 12वीं रात को कुछ ऐसा अवश्य हुआ होगा जिसके कारण ये चक्र शुरू हुआ। उस समय क्या हुआ था, ये पता लगाकर ही वह इस चक्र को तोड़ने का हल ढूंढ सकता था। इसलिए लुमियन ने इस चक्र में किसी भी प्रकार की असामान्यताओं को उत्पन्न न करने का निर्णय लिया। उसने जुलूस में शामिल न होने और 12वीं रात तक रुकने का बहाना भी ढूंढ लिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। समय इसकी इजाजत नहीं देता था। जब तक ल्यूमियन 12वीं रात का अनुभव करने के बाद इस चक्र से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक उसे अगले चक्र के लिए समय का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। एक पूरा चक्र 12 दिनों तक चलता था। उसके बाद कौडू में किसी भी असामान्यता का पता चलने की संभावना तेजी से बढ़ जाती थी। ल्यूमियन के पास समस्या को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक पूरा चक्र या उससे भी कम समय था। यदि वह एक ही चक्र में इस असामान्यता को रोकना चाहता था, तो उसे पूरे गांव के बारे में पर्याप्त जानकारी और अच्छी समझ होनी आवश्यक थी। ल्यूमियन खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। मुझे न केवल इस असामान्य स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना है, बल्कि समस्या की जांच भी करनी है। इसमें और एक चट्टान के किनारे पर रस्सी पर चलने वाले जोकर में क्या अंतर था? दोनों चीजें चाहना अच्छी बात नहीं थी। औरों ने देखा कि वह कुछ सेकंड तक चुप रहा और मानो कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा हो। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं खाना बनाना लगभग भूल ही गई थी। 1 मिनट रुकिए, लुमियन ने गंभीर भाव से कहा। औरों ने तुरंत अपनी जीभ चटकाई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लुमियन ने सीधे सीधे कहा। औरों, ओह ग्रांडे सोअर, असल में हम पहले ही एक चक्र में फंस चुके हैं। हे, तुमने अभी अभी ये तरकीब सीखी है और तुम इसे मुझ पर ही आजमा रहे हो। और गुस्से में भी थी और उसे हंसी भी आ रही थी।
मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों को भरोसेमंद होना पड़ता है। लुमियन ने चुपचाप आह भरी। क्या आप कम से कम मेरी मनगढ़ंत कहानी सुन सकते हैं? क्यों ना आप इसी बीच मुझे इसको भी दे दें। औरोर ने बाहर चमकीले आकाश की ओर देखा। वो भी ठीक है। ल्यूमियन की कहानी लिया और अन्य बाहरी लोगों से मिलने के समय से शुरू हुई। उसने इस तरह बात की मानो उसे एक सामान्य रूपरेखा पता हो, और दावा किया कि उसने सपने में अपनी चेतना बनाए रखी और एक अनोखे खंडहर में प्रवेश किया। राक्षसों का शिकार करते हुए उसने बियॉन्ड की विशेषता प्राप्त की और एक शिकारी बन गया। उसने अपनी छाती पर बने कांटों वाले छल्ले के निशान के बारे में नहीं छिपाया, क्योंकि शायद इसमें समय के चक्र की कुंजी छिपी थी। उसने वही चिन्ह पादरी के शरीर पर भी देखा था, और पादरी की हत्या करने से समय फिर से शुरू हो गया था। पहले तो और मुस्कुरा रही थी, ये सोचकर कि उसके भाई ने एक रचनात्मक कहानी बनाई है। लेकिन जैसे जैसे उसने कहानी सुनी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। लुमियन को बहुत सी ऐसी बातें पता थी जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी। जब लुमियन ने कहा कि वह एक बियॉन्डर बन गया है, तो औरोर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी कनपटी की मालिश की। उसकी हल्की नीली आंखें पल भर में गहरी हो गईं, लेकिन उनमें किसी आकृति का प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। उसने कुछ देर तक लुमियन की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारे ईथर शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तुम्हारी जीवन शक्ति और शारीरिक अवस्था सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कुछ हद तक बदला है, लेकिन ज्यादा नहीं, जैसा कि एक शिकारी से अपेक्षित है जो मंत्रोच्चार से ज्यादा हाथापाई में माहिर है। मैं प्रतीक और उससे संबंधित परिवर्तनों को नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं गहराई से जानने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। औरों ने मुंह बनाकर उलझन में पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर इतनी बेतुकी कहानी गढ़ी हो ताकि मैं तुम्हारे बियॉन्डा बनने की बात मान लूं? ये ल्यूमियन लोगों की कार्य प्रणाली का एक विशिष्ट तरीका था। लुमियन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे उस रहस्यवाद के ज्ञान के बारे में बात की जो उस महिला ने उसे प्रदान किया था। बेशक, उन्होंने नाम का केवल संक्षेप में उल्लेख किया और विस्तार से नहीं बताया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह महिला की अनुमति लिए बिना अपनी बहन को न बताने के मामले में बहुत नैतिक और सिद्धांतवादी था, बल्कि दूसरी पक्ष स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थी। अगर वह बहुमूल्य जानकारी लीक कर देता और उसे नाराज कर देता, तो समय का चक्र शायद सुलझ जाता, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती। अविनाशी नियम, अभिसरण का नियम, क्रियाविधि और हक्का बक्का रह गई। और ये देखकर दंग रह गई कि रहस्यवाद के क्षेत्र में उसका अनपढ़ भाई इतना अतुलनीय और बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसे बियॉन्डा बने 5 साल से ज्यादा हो गए थे। शुरुआत में उसने सम्राट रोसेल की डायरी पर भरोसा करके उस संगठन में प्रवेश किया था। उसका मार्ग रहस्यवाद के क्षेत्र में ज्ञान का प्रतीक था। समय समय पर ज्ञान उसे प्रेरित करता रहा, जिससे उसे अभिनय विधि, बियॉन्ड विशेषताओं की अविनाशिता का नियम और बियॉन्ड विशेषताओं के संरक्षण का नियम, जो बियॉन्ड जगत के 3 आधारशिला हैं, में महारत हासिल करने का अवसर मिला। इसलिए वह खुद को अपर्याप्त अनुभव लेकिन पर्याप्त ज्ञान वाली बियॉन्ड मानती थी, जो अपने अधिकांश साथियों से मीलों आगे थी। अब उसका भाई, जिसका रहस्यवाद से कभी कोई वास्ता नहीं था, ऐसे शब्दों का उल्लेख कर सकता था। इतना ही नहीं, वह बियॉन्ड विशेषताओं के अभिसरण के एक ऐसे नियम के बारे में जानता था जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। डॉट 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 इससे इस संभावना का खंडन हो गया कि लुमियन ने उसकी जादू टोने की नोटबुक पर नजर डाली थी। मिस्ट्री प्रेय मार्ग की बियॉन्डा होने के नाते औरों ने अपने भाई को देखते हुए अभिसरण के नियम की बारीकियों को जानने की अपनी इच्छा को दबा लिया। उसने हैरानी, आश्चर्य और चिंता के साथ पूछा, उस महिला से यह ज्ञान सीखने के लिए तुमने कितना भुगतान किया? उस औषधि का नुस्खा भी मुफ्त था। उसने लुमियन को फिर से ऊपर से नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखा, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि उसमें क्या कमी थी। कुछ नहीं, लुमियन ने हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए कहा। इसीलिए तो डर लग रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि भविष्य में मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, मुझे शक है कि इसका मेरे सीने पर बने निशान और सपने के टूटने से कुछ लेना देना है। शायद वह महिला चाहती है कि मैं उससे जुड़ा रहस्य उजागर करूं। औरों ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, जारी रखें। वह गंभीर भाव से बाकी की कहानी का इंतजार कर रही थी। ल्यूमियन ने उल्लू उपवास के दौरान हुई असामान्य घटना और दूसरे चक्र के दौरान भाई बहनों के अनुभवों के बारे में बात की।
उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही वे कोडो छोड़ने का प्रयास करेंगे, चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। औरों ने ध्यान से सुना और अविश्वास से मन ही मन बुदबुदाई, या तो मैं तुम्हारे सम्मोहन में आ गई हूँ और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, या फिर समय सचमुच एक चक्र में फंस गया है। उसे लुमियन पर विश्वास होने लगा क्योंकि उसने स्वयं अपने ईमानदारी ब्रोच का नाम रखा था और इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब तक वह अपने भाई को खुद न बताती, लुमियन को इसके बारे में पता चलना असंभव था और उसे इसका कोई आभास भी नहीं था। ल्यूमियन ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत कदम उठाया। डॉट 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 मैं ये भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि तीनों विदेशी रात में ओल्ड टेवन में दिखाई देंगे। मैं ये भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आज रात पादरी मैडम पॉलिस के साथ प्रेम संबंध बना रहे हैं। मैं ये भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि चरवाहा पियरे बेरी गांव लौट आया है। वह अपने साथ जो 3 भेड़ें लाया है, उनमें कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे और सुनती गई, वह गंभीर होती गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तीनों विदेशी दोपहर में गांव में दाखिल हुए, जब हम युद्ध अभ्यास कर रहे थे। उसके बाद हमने आराम किया और बिल्कुल बाहर नहीं निकले। हाँ, दोपहर के युद्ध अभ्यास में तुम अभी भी एक साधारण व्यक्ति ही थे। उसने लुमियन के टाइम लूप सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। अगर कोई और होता तो लुमियन हंसकर कहता, तुमने इस पर विश्वास कर लिया। हाँ, तुमने इतनी बेतुकी कहानी पर विश्वास कर लिया। लेकिन और के सामने वह बहुत संयमित था। फिर उन्होंने सुझाव दिया, मैं अब गांव में घूमकर और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा। और ने सिर हिलाया, मैं आसपास देखने के लिए अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस पर बहुत पाबंदियां हैं और यह बहुत खतरनाक है। मुझे यकीन नहीं है कि इससे मुझे कुछ फायदा होगा। लुमियन ने हाथ हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है और दरवाजे से बाहर चला गया। जैसे ही लुमियन ने कुछ कदम बढ़ाए, उसने रसोई में खड़ी और की आकृति की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसे तुरंत वह दृश्य याद आ गया जब और ने उसे अनगिनत मरे हुओं के बीच धकेलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था और उसे बिछड़ने का एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ। उसने अवचेतन रूप से पूछा, दादी बहन, आपने मुझे गोद क्यों लिया था? और ने चिढ़कर जवाब दिया, मैं भी नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा खाना दिया था, लेकिन तुम मेरा पीछा करते रहे। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर पाए, और तुमने आज्ञाकारी होकर मेरे हर काम में मेरी मदद भी की। मेरा दिल एक पल के लिए पिघल गया, और किसने सोचा था कि तुम ऐसे बन जाओगे? क्या आपको पता है कि एक युवा लड़की के लिए आप जैसे बच्चे का पालन पोषण करना कितना मुश्किल था? लुमियन उसे धन्यवाद और प्रशंसा देना चाहता था, लेकिन शब्द उसके मुंह में अटक गए, मानो वे उसकी आंखों और नाक तक पहुंचने के लिए बेताब हों। उसने अपना सिर घुमाया और वापस गांव की ओर चल दिया। अध्याय 44 छिपकर बातें सुनना। ल्यूमियन को जांच करनी थी, लेकिन वह कोई असामान्यता सक्रिय नहीं कर सका, जिससे चक्र समय से पहले ही पुनः आरंभ हो गया। उसे परिधीय समस्याओं से शुरू करते हुए एक एक कदम करके आगे बढ़ना था। उसका शुरुआती विचार था कि आज दोपहर पादरी की रखेलें ढूंढकर उनकी बातें छुपकर सुनी जाएं और अन्य तरीकों से पता लगाया जाए कि क्या उन्हें कुछ पता है। अगर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ या फिलहाल मौका नहीं मिला, तो वह गिरजाघर जाकर पादरी से मिलने और गांव के दैनिक जीवन के बारे में उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। ल्यूमियन का पहला निशाना सिबिल बेरी थी, जो पादरी गुइलॉम बैनेट की प्रेमिका और चरवाहे पियरे बेरी की बहन थी। उसका इन दोनों असामान्य व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध था, इसलिए शायद उसे कुछ पता हो। ल्यूमियन का दोस्त गुइलॉम जूनियर, गुइलॉम बेरी, पियरे बेरी का दूर का चचेरा भाई था। यहाँ तक कि उसके बालों का रंग भी अलग था, और वे साथ नहीं रहते थे। सिबिल बेरी 24 वर्ष की थी और उनकी शादी जीन मॉरी से हुई थी, जो 40 वर्ष की आयु के आसपास के एक अधेड़ व्यक्ति थे। वह 30 साल से अधिक समय से अविवाहित थे। सिबिल बेरी से शादी करने का कारण ये था कि उन्हें दहेज की कोई आवश्यकता नहीं थी। लुमियन को शक था कि उसने अपनी सीमित संपत्ति से उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वह उस समय तक पादरी की रखेल बन चुकी थी और उसे अपने नाजायज बेटे के पिता के रूप में एक पति की जरूरत थी। पादरी ने गुपचुप तरीके से कुछ वादा किया था। हालांकि इंटिस खुले विचारों वाला था और नाजायज संतानें आम थी, फिर भी कई पति पत्नी अपने जीवन साथी की नाजायज संतानों को जानने पर नाराज होने के बावजूद उन्हें अपने संरक्षण में लेने को तैयार रहते थे। आखिरकार, ये भविष्य में एक अतिरिक्त नौकर या नौकरानी रखने के बराबर था। इसके अलावा, उन्हें किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं था,
लेकिन इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरियों को शादी करने और बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं थी। वे अक्सर अपनी नाजायज संतानों के लिए पिता ढूंढ लेते थे। ल्यूमियन जीन मॉरी के घर पहुंचा, जो कॉडू के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटा सा हल्के भूरे सफेद रंग का मकान था और उसमें केवल एक ही मंजिल थी। रसोई के पीछे शयन कक्ष था और दूसरी तरफ तहखाना था, जो बैठक और भोजन कक्ष के रूप में इस्तेमाल होता था। वहां कोई शौचालय नहीं था। उन्होंने घर के पीछे केवल एक छोटा सा शेड बनाया था। ल्यूमियन बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस गया, चुपचाप घर के एक तरफ आया और शयन कक्ष की खिड़की के नीचे बैठ गया। उस समय अंदर कोई बैठा था। ल्यूमियन उनकी सांसें सुन सकता था और उनकी अनुमानित ऊंचाई का पता लगा सकता था। कुछ ही देर बाद रसोई से शयन कक्ष की ओर हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक शिकारी होने के नाते ल्यूमियन के मन में स्वाभाविक रूप से पदचिह्न के मालिक का अनुमानित वजन मौजूद था। ये संभवतः एक महिला थी, शायद सिबिल बेरी। ल्यूमियन की नज़र में सिबिल बेरी एक ऐसी महिला थी जिनके बाल मुलायम और चिकने काले रंग के थे और जो दूसरी महिलाओं की तरह उन्हें बांधना पसंद नहीं करती थी। वह अपने बालों को खुला छोड़ देती थी या पोनीटेल बना लेती थी, जिससे ऐसा लगता था मानो वह अभी भी एक युवा अविवाहित लड़की हो। उसके चेहरे की बनावट असाधारण नहीं थी, लेकिन वह कोमल और गोल थी, बहुत मांसल थी। इसी क्षण जीन मॉरी, जो बेडरूम में चुपचाप बैठी थी, ने उदास स्वर में बात की। क्या पादरी आज दोपहर आए थे? उनकी आवाज उन्हीं की तरह भारी और घुटन भरी थी। वे ऐसे व्यक्ति थे जो अक्सर गांव के चौक में लगे एल्म के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे और हर 4-5 वाक्यों में से एक का ही जवाब देते थे। इसके अलावा वे अक्सर अपने काले बालों में कंघी करने में भी आलस करते थे। उनकी भूरी आंखें भावहीन थीं और दाढ़ी भी ठीक से नहीं मुंडवाई हुई थी। वे उदास दिखते थे। वह यहाँ था। सिबिल बेरी की आवाज में अभी भी थोड़ी मासूमियत थी। वह इसी रूप में पैदा हुई थी। जीन मॉरी कुछ पल चुप रहने के बाद पूछने लगी, क्या तुमने ऐसा किया? हमने किया, सिबिल ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। जीन मॉरी फिर चुप हो गया। जब सिबिल रसोई की ओर चली गई, तो उसने कहा, पादरी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन तुम दूसरे पुरुषों से सावधान रहना, खासकर पाटो रसेल से। पाटो रसेल मेडोना बेनेट के पति थे। उनकी पत्नी पादरी की प्रेमिका भी थी। खिड़की के बाहर खड़ा ल्यूमियन मन ही मन अवाक रह गया। ये रिश्ता वाकई बहुत उलझा हुआ था। पादरी के प्रति उसकी राय और भी बेहतर हो गई। वह दोपहर में सिबिल बेरी के पास आया था और रात में मैडम पॉलिस के साथ उसकी मुलाकात तय थी। उसे धोखेबाजी के क्षेत्र में एक आदर्श व्यक्ति कहा जा सकता है। यदि वह चर्च के मामलों में अधिक ऊर्जा लगा पाता और इसे अपनी साजिशों और षड्यंत्रों के साथ जोड़ पाता, तो वह बहुत पहले ही पादरी पद में आगे बढ़ चुका होता और एक बियॉन्डर बन गया होता। पादरी वर्ग शाश्वत प्रज्वलित सूर्य के चर्च के पादरी का पद था। पहले पद से शुरू करते हुए इसमें ओस्टेरी, रीडर, चैंटर, एकोलाइट, सब डीकन, डीकन जिसे पुजारी या पेड्रे भी कहा जाता है, बिशप, आर्क बिशप और कार्डिनल शामिल थे। पोप पादरी वर्ग में नहीं थे। इनमें छठे और उससे ऊपर के पद वरिष्ठ पादरी माने जाते थे। और के शब्दों में संभवतः उनके पास महाशक्तियां थीं। निचले 3 पदों के लिए मुख्य रूप से गिरजाघर के कामकाज और धार्मिक अनुष्ठानों में सहायता का काम होता था। पिछली कुछ शताब्दियों में ये पद केवल उपाधियां मात्र थे और इन्हें सच्चे पादरी के रूप में नहीं माना जाता था। चौथे पद के सहायक आमतौर पर वे छात्र होते थे जिन्होंने हाल ही में सेमिनरी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की होती थी। 5वें पद का उपडीकन ग्रामीण क्षेत्र के गिरजाघर में एक सच्चे पुजारी की भूमिका निभा सकता था। कोडू में भी स्थिति वैसी ही थी। 5वें दर्जे का एक उपडीकन पादरी होता था, चौथे दर्जे का एक सहायक उपपादरी होता था, और उनके साथ कुछ नौकर भी होते थे। गुइलोम बेनेट को सच्चा पुजारी बनने के लिए केवल एक और पद ऊपर चढ़ने की आवश्यकता थी। मैं समझ गई, सिबिल बेरी ने अपने पति के आग्रह का सरल जवाब दिया। जीन मॉरी ने विषय बदल दिया। क्या तुम्हारा भाई प्यारे पशु चराने का काम करके वापस आ गया है? हाँ, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसके लिए उनकी मदद की आवश्यकता है, सिबिल ने सहजता से समझाया। एक अनुष्ठान? ये सुनकर ल्यूमियन की पलकें फड़क उठी। जीन मॉरी ने पूछा, लैंट का त्योहार? नहीं, ये ईश्वर का अनुष्ठान है, सिबिल ने अधीरता से उत्तर दिया। ज्यादा मत पूछो, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जीन मॉरी ने संक्षिप्त रूप से स्वीकार करते हुए कहा, सूर्य की जय हो।
सिबिल ने कोई जवाब नहीं दिया और बेडरूम से निकलकर रसोई में चली गई। लुमियन ने तुरंत फैसला कर लिया। सिबिल को पादरी और शैपर्ड पेरेबेरी के बीच गुप्त सौदों की कुछ हद तक समझ थी, लेकिन उसके पति जीन मॉरी इस बारे में पूरी तरह से अनजान थे। जिस अनुष्ठान की वह बात कर रही थी, वह भोज में होने वाला बलिदान समारोह नहीं था। ये संभवतः 12वीं रात से संबंधित था। कुछ हासिल करने के बाद लुमियन मॉरी के घर से निकलकर उस 2 मंजिला इमारत की ओर दौड़ा जहां पाटो रसेल और मैडोना बेनेट रहते थे। सिबिल के विपरीत मैडोना बेनेट का विवाह उनकी विरासत के हिस्से के साथ हुआ। पाटो रसेल को भी उनके पैतृक घर से उनका हिस्सा मिला, जिससे वे एक अच्छा घर बना सके और 20 से अधिक भेड़ों को चराने के लिए चरवाहों के पास छोड़ सके। ल्यूमियन को नहीं पता था कि मैडोना पादरी की रखेल कब बनी। उसे बस इतना पता था कि पिछले साल मैडम पॉलिस से संबंध बनाने से पहले पादरी अक्सर मैडोना से मिलने जाता था। शायद उसकी पहचान से जुड़े वर्जित विषय ने किसी तरह की चिंगारी को जन्म दिया हो। इस समय एक सजीव महिला की दाढ़ी वाले पाटो रसेल रसोई में चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने नौकरानी को आदेश देने में व्यस्त मैडोना से पूछा, आप पादरी को फिर से मेहमान के रूप में कब आमंत्रित करेगी? उसके चेहरे पर एक जोशीला भाव था, मानो वह कॉडू में वास्तविक सत्ताधारी व्यक्ति से जुड़े रहने की आशा कर रहा हो। मैडोना ने पाटो के पिता की नाजायज बेटी की ओर देखा, जो नौकरानी का काम भी करती थी और खाना बना रही थी, और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। यह उसके मूड पर निर्भर करता है और उसकी शारीरिक स्थिति, मुझे लगता है। बाहर छिपकर सुन रही लुमियन ने धीरे से बुदबुदाया, क्या आप आजकल अक्सर प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर नहीं जाते? आप उनसे भी पूछ सकते हैं। पाटो रसेल ने हार मानने से इनकार कर दिया। क्या आप अक्सर गिरजाघर जाते हैं? लुमियन ने भौहें चढ़ाईं। क्या पादरी का समूह गिरजाघर में गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहा है? उसे इटर्नल ब्लेजिंग सन और सेंट सिथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुछ देर सुनने के बाद लुमियन रसेल के घर से गांव के चौक के किनारे स्थित गिरजाघर की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि उसे पादरी से आमने सामने बातचीत करने का मौका मिलेगा। हालांकि जब वह गिरजाघर पहुंचे तो गुइलॉम बेनेट वहां नहीं थे। केवल उप पादरी मिशेल गेरिक वेदी के सामने खड़े थे। दारिएच के इस विदेशी ने बिगोरे थियोलॉजिकल सेमिनरी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। पिछले वर्ष बिशप के आदेश पर उन्हें गुइलॉम बेनेट के प्रतिनिधि के रूप में कॉडू भेजा गया था। उन्हें आमतौर पर बहिष्कृत रखा जाता था और केवल अंत्येष्टि, विवाह और नवजात शिशुओं के पंजीकरण का ही कार्य सौंपा गया था। पिछले चक्र के दौरान लुमियन गिरजाघर पहुंचा और संयोगवश वहां से निकलते हुए पादरी से उसकी मुलाकात हुई। पादरी ने उससे अगले दिन प्रार्थना करने के लिए कहा, जिससे मिशेल को श्रद्धालुओं की प्रार्थनाएं और पाप स्वीकारोक्ति सुनने का मौका नहीं मिला। मिशेल लुमियन से लंबा था। लुमियन को लगा कि हंटर पोषण पीने के बाद उसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ गई है। उसकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर थी। वह घुंघराले भूरे बालों वाला एक युवक था। सुनहरे धागों से बुने सफेद वस्त्र पहने मिशेल गेरिक को देखकर लुमियन ने अपनी बाहें फैला दी। अंदाजा लगाना। झुकने के बाद उसने मिशेल को घूर कर देखा। ये देखना चाहता था कि यह पादरी शाश्वत धधकते सूर्य के चच के शिष्टाचार पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। अगर थोड़ी सी भी हिचकिचाहट होती तो लुमियन ये पता लगा लेता कि उसे पादरी के समूह ने फंसाया है। लेकिन मिशेल गेरिक तुरंत उसी मुद्रा में लौट आए। अंदाजा लगाना। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी भूरी आंखें खुशी और उम्मीद से भरी हुई थी। मैडोना बेनेट के शब्दों से पता चलता है कि पादरी का समूह अक्सर यहाँ मामलों पर चर्चा करता था। एक उप पादरी होने के नाते मिशेल को कुछ तो पता होना चाहिए था, है ना? लुमियन ने सीधे नहीं पूछा। उसने चारों ओर देखा और पूछा, पादरी यहाँ नहीं है? वह कुछ देर से गायब है, मिशेल ने जवाब दिया। लगभग 15 मिनट पहले 3 विदेशी यहाँ आए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उप पादरी की आंखों में जुनून था, मानो वह पूछ रहा हो कि क्या लुमियन यहाँ रहते हुए अपना अपराध स्वीकार करेगा। ये सोचते हुए कि पादरी ने शायद रास्ता बदल लिया होगा और गिरजाघर में छिपकर मैडम पॉलिस के रात का खाना लाने का इंतजार कर रहा होगा और मिशेल के साथ उसकी बातचीत को छुपकर सुन रहा होगा, लुमियन ने जानबूझकर आह भरी। तो फिर भूल जाए, मैं कल फिर प्रार्थना करूंगा। मिशेल की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। ल्यूमियन मुड़ा और गिरजाघर से निकल गया।
उसने योजना बनाई थी कि रात गहरी होने पर वह चुपके से मिशेल के घर जाएगा ताकि कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सके। सूरज डूबने वाला था। ये देखकर वह घर लौट आया और उसने औरोर से पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? औरोर ने हल्के से सिर हिलाया। आपके द्वारा उल्लिखित असामान्यताओं के अलावा मुझे ये भी पता चला है कि पादरी मिशेल गैरिग्यू के साथ भी कुछ गड़बड़ है। लुमियन ने अपना आश्चर्य नहीं छिपाया। अध्याय 45। मेकअप पाठ अनुवादक सी केटेलन। ल्यूमियन ने अभी अभी पुष्टि की थी कि गिलॉम बेनेट और अन्य लोगों द्वारा मिशेल गैरिग्यू को फंसाया नहीं जाना चाहिए था। उसने देर रात डिप्टी पादरी से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने अपनी बहन को ये कहते सुना कि उसमें कुछ गड़बड़ है। औरोर ने लुमियन की ओर देखा और मुस्कुराई। मेरा नासमझ भाई ठीक उसके सामने खड़ा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लगता है तुमने ध्यान ही नहीं दिया। वह बेहद प्रसन्न लग रही थी, इतनी कि उसे अपना दाहिना हाथ मुंह पर रखना पड़ा। आखिर उसका छोटा भाई, जिसे रहस्यवाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, अचानक बेयोंडा बन गया था। उसने उन्नत ज्ञान का भंडार हासिल कर लिया था और पता लगा लिया था कि कौडू समय के एक चक्र में फंसा हुआ है। बहन के रूप में वह न केवल बेकार साबित हुई थी, बल्कि रहस्यवाद के ज्ञान में भी वह उससे पीछे रह गई थी। इससे वह थोड़ी दुखी थी। अब आखिरकार उसने बड़ी बहन के रूप में अपना सम्मान वापस पा लिया था। लुमियन ने अपनी बहन की मुस्कान देखी और सिर हिलाया। मुझे उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। औरोर ने संक्षेप में कहा, उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मैं इसे कैसे समझाऊं? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक सामान्य व्यक्ति के एस्ट्रल प्रोजेक्शन से कहीं अधिक चमकदार है, और वह कोई बेयोना नहीं है। उसने लंबे समय से व्यवस्थित रूप से अपने शरीर को प्रशिक्षित नहीं किया है। शायद वह अच्छे शारीरिक गठन के साथ पैदा हुआ था। लुमियन ने अनुमान लगाया और फिर हैरानी से पूछा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है? औरोर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें नहीं पता? नहीं, लुमियन ने सिर हिलाया। औरोर ने फिर मुस्कुराते हुए थोड़ा अविश्वास जताते हुए कहा, उस महिला ने तुम्हें दिव्य मार्ग, बियॉन्ड विशेषताओं की अविनाशिता का नियम और अभिनय विधि तो सिखाए, लेकिन उसने तुम्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी बुनियादी अवधारणाएं नहीं बताई। वह जल्दी में थी, इसलिए उसने केवल मुख्य बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित किया। लुमियन ने उस रहस्यमयी महिला का बचाव किया। और भी अधिक खुशी से मुस्कुराई। शायद अनौपचारिक शिकारियों के लिए रहस्यवाद का ये बुनियादी ज्ञान बेकार है। आपको बस पीछा करना है, जाल बिछाना है और लड़ना है। अपने भाई की वर्तमान स्थिति का वर्णन करना उसके लिए मुश्किल था। ये कहना कि वह रहस्यवाद से अनभिज्ञ था, पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि वह बहुत कुछ जानता था। उसने जो कुछ सीखा था, वह सब बहुत ही ज्ञानवर्धक था। ये कहना भी सही नहीं था कि उसका ज्ञान अधिकांश बियॉन्डर से कहीं अधिक था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है। औरों ने आह भरी और गंभीरता से कहा, मैं केवल आपकी रहस्यवाद की शिक्षा पूरी कर सकती हूँ। याद रखना, रहस्यवाद में मानव शरीर के बाहरी भागों को 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है। सबसे भीतरी परत, जो कि मूल भी है, आत्मा का शरीर है। ये लगभग आत्मा की अवधारणा के समान है। ये हर चीज की आध्यात्मिकता है, वह जो मजबूत होती है। आप कह सकते हैं कि यह आत्मा के निर्माण का सार है। एक रहस्यमय प्रार्थनाकर्ता के लिए ये औषधि मुख्य रूप से आत्मा शरीर को उन्नत करती है। आकाशीय प्रक्षेपण आत्मा शरीर के बाहर स्थित होता है। ये वास्तविक और आध्यात्मिक जगत में आत्मा का प्रकटीकरण है। इसके अलावा यह आपकी इच्छाशक्ति और वर्तमान भावनाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप समझ रहे हैं? जब मैंने कहा कि पादरी का एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक सामान्य व्यक्ति से अधिक चमकीला है, तो मेरा मतलब था कि उनकी आत्मा या शरीर में कोई समस्या है। यह उनके एस्ट्रल प्रोजेक्शन में झलकता है। इसका उनके प्राकृतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। बेशक यह उनकी आध्यात्मिकता के स्वाभाविक रूप से प्रबल होने के कारण हो सकता है। आकाशीय प्रक्षेपण के माध्यम से हम लक्ष्य की सच्ची भावनाओं को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, लाल रंग जुनून और उत्साह का प्रतीक है। नारंगी रंग गर्माहट और संतुष्टि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और बहिर्मुखी स्वभाव का संकेत देता है। हरा रंग शांति और सुकून का प्रतीक है। नीला रंग शीतलता और आत्मनिरीक्षण का सुझाव देता है। सफेद रंग चमक सुधार की उत्सुकता को दर्शाता है। गहरे रंग चिंता, दुख और मौन का प्रतीक हैं। बैंगनी रंग आध्यात्मिकता के हावी होने, शीतलता और अलगाव का संकेत देता है।
इन रंगों की नकल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अपेक्षाकृत सामान्य हैं। हमारे लिए सूक्ष्म भावनाओं और कोमल संवेदनाओं में अंतर करना असंभव है। लुमियन ध्यान से सुन रहा था, मानो वह फाउंटेन पेन निकालकर सब कुछ लिख लेना चाहता हो। बस सुनो। बात करते करते और थोड़ी थक गई थी। वह खाने की मेज पर बैठ गई। मैं तुम्हें अपनी पहली जादू टोने की नोटबुक बाद में दूंगी। उसमें बुनियादी ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। लुमियन बैठ गया और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। आकाशीय प्रक्षेपण के बाहर क्या है? और ने अपना नक्काशीदार कांच का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। उससे परे हृदय और मन का शरीर है। इस बिंदु से आगे आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं। हृदय और मन का शरीर मन से संबंधित है। ये व्यक्ति की तर्क शक्ति, चिंतन, अंतर्दृष्टि और चीजों को समझने की क्षमता से जुड़ा है। कुछ औषधियां मुख्य रूप से इसे बेहतर बनाती हैं, लेकिन इसे लक्षित करने वाले कई मंत्र भी हैं। सबसे बाहरी परत ईथर बॉडी है। ये जीवन शक्ति और शारीरिक अवस्था का प्रतीक है, इसलिए मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि आपके शरीर में बहुत सुधार हुआ है। जी हाँ, ईथर बॉडी के विभिन्न भागों की मोटाई, चमक और रंग के माध्यम से मैं लक्ष्य के स्वास्थ्य का भी पता लगा सकता हूँ। एक सीक्वेंस 7 मिस्ट्री प्रेय होने के नाते, मैं ईथर बॉडी की विशिष्ट स्थिति से लक्ष्य की जीवन अवधि भी निर्धारित कर सकता हूँ। इनमें अंतर कैसे करें, इसके लिए बाद में नोटबुक पढ़ें। ल्यूमियन को ज्ञान प्राप्त हो गया था। क्या हंटर पोशन मुख्य रूप से ईथर बॉडी को लक्षित करता है? आप गलत हैं। ये शरीर और जीवन शक्ति को लक्षित करता है, और ईथर बॉडी इन दोनों का सीधा प्रकटीकरण है। लुमियन ने पुनरावलोकन करते हुए सिर हिलाया, जिससे उसे रहस्यवाद के ऐसे ज्ञान की प्रारंभिक समझ प्राप्त हुई। उसे अपनी बहन के शब्द याद आए और उसने उत्सुकता से पूछा, और तुमने डिप्टी पादरी को कैसे देखा? मुझे तुम्हारे आसपास होने का एहसास क्यों नहीं हुआ? और मुस्कुराई। दरअसल मैं इस पूरे समय घर पर ही रही हूँ, मिस्ट्री प्रेय पाथवे की विशेषता का उपयोग करते हुए। क्या खास है? लुमियन ने इस सोच के साथ पूछा कि अगर उसकी बहन जवाब न भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ने अपनी आंखों की ओर इशारा किया। डॉट 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 मिस्ट्री प्राय की सबसे अनोखी क्षमता को मिस्ट्री प्राइंग की आंखें कहा जाता है। हालांकि मुझे मिस्ट्री प्राइंग की आंखों को पूरी तरह से सक्रिय करने से पहले एक उच्चतर अनुक्रम तक पहुंचने की आवश्यकता है, जिससे यह न केवल मेरे लिए उपयोगी हो सके, बल्कि इसे अन्य वस्तुओं की सतह पर भी रखा जा सके ताकि मैं दूर से मामलों की निगरानी कर सकूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अनुक्रम 9 से आगे एक मिस्ट्री प्रेय ने उसी मार्ग के अधिकांश अनुक्रम बियॉन्डर्स की तुलना में कहीं अधिक देखा है। सबसे सरल उदाहरण यह है कि एक हंटर अपने देवत्व में गुणात्मक परिवर्तन से पहले केवल एक ईथर बॉडी देख सकता है। इसके अलावा ये कम विस्तृत रूप में होता है। और अब मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के विभिन्न विवरणों का अध्ययन कर सकता हूँ। साथ ही मैं अपने आसपास ऐसी चीजें भी देख सकता हूँ जो सामान्यतः दिखाई नहीं देती। और ने रसोई की ओर एक नजर डाली। इससे लुमियन को अप्रत्याशित रूप से गहरा सदमा लगा। उस दिशा में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई अदृश्य चीज हो जिसे वह देख नहीं सकता। और ने आगे कहा, बेशक यह अच्छी बात नहीं हो सकती। जब आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं खुद को नियंत्रित कर रही हूँ। मैं उन चीजों को नहीं देखती जिन्हें मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मेरा सीक्वेंस बढ़ता है, यह आप पर निर्भर नहीं करता कि आप न देखें। ल्यूमियन ने एक पल सोचा और उलझन में पूछा, क्या आपने यह नहीं कहा था कि केवल उच्चतर अनुक्रम ही रहस्यमय निगाहों को प्रकट कर सकते हैं? आप घर से गिरजाघर में लोगों को कैसे देख सकते हैं? और ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तर्जनी उंगली से इशारा किया। डॉट 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 मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सामान्य परिस्थितियों में ये सच है कि मैं घर से सैकड़ों मीटर दूर की चीजों का अवलोकन नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, और मेरे पास 2 सहायक हैं। बोलते बोलते उसने अपनी नीली पोशाक की एक छिपी हुई जेब से 2 चीजें निकाली। एक पीतल का दूरबीन था जो सिकुड़ और फैल सकता था, और दूसरा गहरे रंग की स्याही की बोतल का एक छोटा मॉडल था। ये बच्चों के खिलौने जैसा था। देखिए, इस दूरबीन की मदद से मैं कुछ 100 मीटर दूर के लोगों को साफ साफ देख सकती हूँ। एक बार दृश्य सीमा पूरी हो जाने पर मैं लक्ष्य के एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ईथर बॉडी और हृदय एवं मन की अवस्था का अवलोकन कर सकती हूँ। और ने मुस्कुराते हुए बताया।
ये खुले स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ कोई बाधाएं न हो। ल्यूमियन थोड़ा अचंभित रह गया। क्या ये भी ठीक रहेगा? वे स्पष्ट रूप से रहस्यवाद पर चर्चा कर रहे थे। उसकी बहन ने दूरबीन क्यों निकाली? इसके बारे में क्या ख्याल है? उसने जेब में रखी स्याही की बोतल की ओर इशारा किया। औरों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी कनपटी को सहलाया और बोतल का ढक्कन खोला। लुमियन को अचानक थोड़ी ठंड लगने लगी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती हुई महसूस हुई। यह आत्माओं की दुनिया का एक अनूठा प्राणी है, औरों ने परिचय कराया। ये कहाँ है? लुमियन ने चारों ओर देखा। और काफी हैरान थी। तुम्हें अभी भी स्पिरिट विजन को सक्रिय करना नहीं आता। लेकिन क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुमने जंगल में बहुत सारे मरे हुए लोगों को देखा था? ल्यूमियन ने साइकिक नामक पुस्तक में स्पिरिट विजन शब्द के बारे में पढ़ा था और इसका अर्थ जानता था। हालांकि उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि स्पिरिट विजन को सक्रिय कैसे किया जाए। उसने अपनी बहन की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। फिर उसने अनुमान लगाया, शायद आम लोग तथाकथित परमिता में प्रवेश करने पर भूतों और मरे हुओं को सीधे देख सकते हैं। औरों ने गंभीरता से सोचा और पूछा, तो आप हर्मेस, प्राचीन हर्मेस, एल्विश, रेग्नीज या जोतुन को नहीं जानते? ये क्या है? लुमियन ने रहस्यवाद के क्षेत्र में अनपढ़ होने का अर्थ पूरी तरह से प्रदर्शित किया। औरों ने अपना माथा पकड़ लिया। उस महिला ने आपको वास्तव में क्या सिखाया? बियॉन्ड विशेषताओं का नियम, अविनाशिता, अभिसरण का नियम, कार्यविधि, दिव्य पथ, अनुक्रम शून्य, सीलबंद कलाकृतियां, ल्यूमियन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। और को लगा जैसे वह दिखावा कर रहा हो। मुझे लगता है कि तुम मार खाना चाहते हो। उसने कुछ सेकंड के लिए आह भरी, फिर खुद को संभाल लिया। फिर मैं इसे अपने अनुबंधित प्राणी के साथ मिलाकर आपको सिखाऊंगा कि आत्मा दृष्टि को कैसे सक्रिय किया जाए, अनुष्ठानिक जादू कैसे किया जाए और अलौकिक शक्तियों के साथ भाषा का उपयोग कैसे किया जाए। यह महज एक मोटा मोटा अंदाजा है। अगर आप सचमुच इसे पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, खासकर उन कुछ भाषाओं को, तो इसमें कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। बेशक, यह आपकी सीक्वेंस पाथवे की भी एक समस्या है। शिकारियों की सीखने की क्षमता शायद बेहतर नहीं होती, नहीं उनके पास रहस्यवाद में कोई उन्नति होती है। उस समय मैंने लगन और अभ्यास के बल पर आधे साल से भी कम समय में उन सभी में महारत हासिल कर ली थी। उसका दाहिना हाथ धीरे से उसके सामने के शून्य को सहला रहा था, मानो वह किसी पारदर्शी बिल्ली के बच्चे को सहला रही हो। बियॉन्डर्स के लिए अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करना बहुत आसान है, लेकिन अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। चलिए पहले किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। मैं इसे व्हाइट पेपर कहता हूँ। यह आत्माओं की दुनिया का एक बहुत ही कमजोर प्राणी है। अगर आपके पास इसका सटीक विवरण है, तो आप एक अनुष्ठान करके इसे अपने नाम से बुला सकते हैं। आत्माओं की दुनिया के प्राणियों को देखना मुश्किल होता है। इसके अलावा इसका केवल एक ही उपयोग है। वह है ठेकेदार की किसी विशेष अलौकिक क्षमता को आगे बढ़ाना, लेकिन ये क्षमता बहुत जटिल या बहुत शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए।